हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ कॉकरोच। तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो अभी तक हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तीन सिस्टम कवर कर चुके हैं। तो बेटा कॉकरोच का जो रेस्पिरेशन है कौन से टाइप का था? ट्रकियल ट्यूब। और उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम उसके कार्डियोवैस्कुलर मतलब ब्लड वेस्कुलर सिस्टम से ज़्यादा डेवलप था, क्योंकि कॉकरोच की बॉडी में ब्लड वेसल्स नहीं है, उतने उनकी बॉडी में ट्रकिया है टू सप्लाई द गैसेस, राइट। और डाइजेस्टिव सिस्टम की बात है तो माउथ से लेकर एनस तक हम पढ़ चुके थे। और एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात है तो उसमें जो प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी ऑर्गन था वो कौन सा था बच्चों? माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स। तो चलिए आज का हमारा टारगेट क्या है? सो टुडेज टारगेट इज सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा। सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सबसे पहला एमसीक्यू कि कॉकरोच में कौन से टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है? तो इट इज ऑफ ओपन, या इसे दूसरा शब्द भी देते लैक्यूनार टाइप। ओपन और लैक्यूनार टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय दैट थिंग सर? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास क्या है? हमारे पास है क्लोज्ड सर्कुलेशन, और कॉकरोच के पास क्या है? ओपन सर्कुलेशन। यहां पे ओपन सर्कुलेशन में कंसेप्ट ये होता है ना बेटा कि दे यूजुअली डोंट हैव एनी ब्लड वेसल्स, उनमें किसी प्रकार के ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं। और जो ब्लड होता है ना, उनकी बॉडी में बड़े बड़े कंपार्टमेंट्स होते हैं, एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में ट्रैवल करता है। ठीक है, और उनके बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, वो ब्लड में डूबे होते हैं, मतलब इट इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ये देख मैं यहां पे बताने की कोशिश करता हूं। मान लेते ये एक ब्लड वेसल है, मतलब मैं अभी आपको बता रहा हूं क्लोज सर्कुलेशन हमारा वाला, और उसके अंदर ये ब्लड है बेटा। सो दिस इज अ ब्लड वेसल इन विच द ब्लड इज प्रेजेंट, और ये रहे बेटा सेल्स। अब ये सेल्स ब्लड के कभी भी डायरेक्ट संपर्क में नहीं आएंगे, लेकिन ब्लड और सेल के बीच में जब भी कोई एक्सचेंज करना है तो एक्सचेंज हो सकता है एट द लेवल ऑफ कैपिलरी, एक्सचेंज ऑफ वेस्ट एज वेल एज द न्यूट्रिएंट्स, ये हो सकता है बेटा। ठीक है, लेकिन रही बात कॉकरोच की, ये क्या हो गया? क्लोज सर्कुलेशन। दिस इज अ क्लोज सर्कुलेशन in which blood is present within the vessels, in which the blood doesn't comes in direct contact with the cells, and in which the blood and the cell has an indirect exchange of materials. अब ओपन सर्कुलेशन में क्या होता है सर? सब कुछ डायरेक्ट है। समझो मान लो ये सेल्स है, ठीक है, और ये आजू बाजू पूरा ब्लड, मतलब कॉकरोच के जो सेल्स है, टिश्यू है, या कॉकरोच जैसे जितने भी एनिमल्स जिनके अंदर ओपन सर्कुलेशन पाया जाता है, उनकी हालत ऐसी, देयर सेल्स आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द ब्लड। ब्लड का और सेल्स का डायरेक्ट संबंध है। ठीक है, तो यहां पे कोई ब्लड वेसल्स नाम की चीज नहीं होती है बेटा। यहां तक डिफरेंस बिटवीन समझ में आ गया? चलिए, अब अपने को हमारी बॉडी में जब हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, तब हम क्लोज सर्कुलेशन पढ़ लेंगे, लेकिन फिलहाल आज का टारगेट है हमारा ओपन सर्कुलेशन। अब सर कॉकरोच के सर्कुलेटरी सिस्टम में हमको क्या क्या पढ़ना है? तो बेटा हमको इसमें तीन चीजें पढ़नी है। एक, सबसे पहले उसका ब्लड। द ब्लड ऑफ कॉकरोच इज नोन एज हीमोलिम्फ। ठीक है, सेकेंड हमको यहां पढ़ना है कॉकरोच का हार्ट। कॉकरोच के पास दिल भी है बेटा, और काफी अच्छा है, हमसे बड़ा दिल है। और नेक्स्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम में मदद करने वाले एलरी मसल्स। तो ये तीन टारगेट रहेंगे हमारे। और उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ हार्ट, मतलब कैसा होता है बेटा, जैसे हम लोग हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं तो हम लोग पहले ब्लड पढ़ते हैं, फिर हार्ट इज अ मेन पंपिंग ऑर्गन जो ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते रहता है। लेकिन वो जो हार्ट का मैकेनिज्म होता है कि ब्लड कहाँ से आ रहा है, कहाँ को जा रहा है, कैसे सप्लाई चल रहा है, डायरेक्शन ऑफ ब्लड क्या है, वो सब भी हमको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, मतलब बेटा जितना तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में डिटेल में नहीं दिया है, उससे कई ज्यादा डिटेल में हम लोग जाके इसको पढ़ने वाले। पहले एक एक चीज कवर अप करेंगे और उसके बाद मैकेनिज्म पढ़ेंगे। मैकेनिज्म आपको तभी समझ में आएगा जब आपको ये जो तीन चीजें इनके बेसिक आपको समझ में आएंगे। चलिए शुरुआत करते पहले ब्लड के साथ। सर कॉकरोच को जब हम लोग ऐसा मारते फट दिशा, तो कॉकरोच में से ऐसा लाल कलर का खून नहीं निकलता है,
बिकॉज देयर ब्लड इज कलरलेस। सर सबसे पहले ये मुझे नाम बताइए सर, ये ऐसा नाम क्यों पड़ा हीमोलिम्फ? बेटा हमारी बॉडी में दो लिक्विड है, एक लिम्फ होता है और एक ब्लड होता है, और दोनों सेपरेट पाइपलाइन में जाते हैं, बट दे डोंट हैव अ पाइपलाइंस। दैट्स वाई इनके अंदर ये दोनों क्या हो गए, मिक्स। लिम्फ बोले तो एक तरह से हम उसे बोलते हैं बेटा टिश्यू फ्लूइड। लिम्फ को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, टिश्यू फ्लूइड। मतलब यहां पे ये जो नाम पड़ा, ये नाम कैसे पड़ा, दैट इज हिम प्लस लिम्फ, दोनों का मिक्सचर, ठीक है। और हिम बोले तो पर्टिकुलरली हम इसे क्या बोलते हैं हमारी बॉडी में, दैट इज ब्लड। अब ये दोनों को मिला के यहां क्या बोला जा रहा है बेटा, ब्लड बोला जा रहा है। तो पहले तो नामकरण आपको समझ में आ गया पूरा, ओके। अब आगे बढ़ते हैं सर। अब जैसे हमको हमारे ब्लड का कंपोजिशन पढ़ना पड़ता है, इनके ब्लड का भी पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज ये मेंशन कर दूं कि दिस ब्लड इज कलरलेस, ठीक है। दूसरी चीज, ये ब्लड बना कैसे, प्लाज्मा प्लस हीमोसाइट्स। मतलब सर जैसे हमारी बॉडी है, प्लाज्मा प्लस सेल्स, जैसे हमारी बॉडी में 3 प्रकार के सेल थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और प्लाज्मा में सारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंटेंट्स होते हैं बेटा। तो बेटा बात यह है कि यहां पे भी जो ब्लड सेल्स है तो उनको नाम क्या रखा गया, हीमोसाइट्स, ठीक है। अब देखो प्लाज्मा में ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक एंड वेस्ट, ये सब प्रेजेंट रहेगा, हमारे बॉडी में भी सेम है। लेकिन हीमोसाइट्स, हीमोसाइट्स मतलब ब्लड सेल्स, तो यहां पर कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट है। अब बेटा इनके सेल्स के नाम अलग होते हैं, लेकिन अगर मैं इंसानों से कंपेयर कर रहा हूं तो जैसे हमारे पास 3 प्रकार के सेल है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तो इनके पास हमारे पास जैसे डब्ल्यूबीसी है तो उसी प्रकार का सेल है, दे डोंट हैव आरबीसी एंड एज वेल एज दे डोंट हैव प्लेटलेट्स, ठीक है। तो यहां पे जो सेल के नाम है, इट इज अ प्रोल्यूकोसाइट। अब जिन्होंने भी सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा है ह्यूमन बींग का, तो उनको ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी, तो वैसे ही कुछ प्रकार के सेल्स है। और दूसरा फैगोसाइट, ऐसे 2 प्रकार के सेल उनके पास होते हैं। फैगोसाइट्स बोले तो दिस आर द फैगोसाइटिक सेल्स व्हिच हेल्प्स इन द डिफेंस मैकेनिज्म, एनगल्फ एंड डाइजेस्टिंग द माइक्रोब्स या जर्म्स, ओके। तो ये ऐसे 2 प्रकार के सेल्स होते हैं बेटा इनके। अब सर आपने कहा कि ये लोग कलरलेस है, व्हाई, बिकॉज दे डोंट हैव आरबीसी। आपके ब्लड को कलर किसने दिया, लाल कलर किसने दिया, आरबीसी। आरबीसी को लाल कलर किसने दिया, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को लाल कलर किसने दिया, आयरन ने। इनके पास इनमें से कोई भी चीज नहीं, तो दे आर कलरलेस। तो बेटा आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन, दे बोथ आर एब्सेंट। सर आप दोनों अलग अलग क्यों लिख रहे हैं, आरबीसी के अंदर ही हीमोग्लोबिन होता है। अगर आरबीसी एब्सेंट लिखते तो हीमोग्लोबिन भी एब्सेंट ऐसा माना जाता था, ऐसा मानना गलत है। कुछ केसेस में आरबीसी गायब है लेकिन हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन द डिसॉल्व स्टेट इन द प्लाज्मा, लेकिन इसलिए स्पेसिफिक है आरबीसी भी गायब है और हीमोग्लोबिन भी गायब है। अब हीमोग्लोबिन और आरबीसी गायब होने से कलरलेस तो हो गया, लेकिन आपका ध्यान एक जगह पे नहीं जा रहा है। हीमोग्लोबिन इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, आप समझ रहे हो, इसका काम कलरेशन के अलावा और क्या था बेटा, they are respiratory pigment. Why they are called as respiratory pigment? In our body hemoglobin is called as respiratory pigment. Why? Because they helps in the transport of respiratory gases. ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसफर करने की जिम्मेदारी थी। अब इनके पास तो है ही नहीं, एब्सेंट है। इसीलिए तो बताया था बेटा कि इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, दे डोंट प्ले एनी रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ये बाकी सब काम करेंगे, इनका ब्लड सब काम करेगा एक्सेप्ट द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। क्लियर है सर, वो सब काम करेगा तो कुछ फंक्शंस बताइए, बताता हूं बेटा। सबसे पहली चीज, इनके जो ये सेल्स है इनकी क्वांटिटी लिख देता हूं। जैसे हमारी बॉडी में लिखते ना, लिखते आरबीसी प्रेजेंट 5 to 5.5 मिलियंस पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, WBC is around 6,000 per cubic millimeter of blood, platelet is around 1.5 to 3.5 lakhs per cubic millimeter of blood। ये इंसानों की रीडिंग है। इनके अंदर अब अलग अलग नहीं लिखता हूं, दोनों का पूरा हीमोसाइट का लिखता हूं। इट इज अराउंड 30,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड बोले तो हीमोलिम्फ, ये उनका रेट हो गया सर, ठीक है। चलिए सर, अब आप कुछ बात कर रहे थे फंक्शंस की, तो इनका ब्लड क्या क्या फंक्शन कर सकता है। मैंने तो बोला सारे करेगा एक्सेप्ट व्हाट, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। सर बताओ ना कौन कौन से। देखो, दे हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, डाइजेस्टिव फूड, बेटा भूल गए,
कॉकरोच जो कुछ भी खा रहा है एलिमेंट्री कैनाल में उसको हम डाइजेस्ट करेंगे और मिड गट से एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको डालेंगे किस में, हीमोलिम्फ में, और फिर हीमोलिम्फ इनके बॉडी के सारे सेल्स को न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई करेगा। ठीक है, अब सर अगर आपने सेल्स को खाने को दिया तो वो लोग वेस्ट जनरेट भी करेंगे, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट, माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ाया था, ये लोग अपना वेस्ट कहां से निकाल रहे थे, ब्लड में से एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शन तो नहीं है लेकिन फिर भी लिख रहा हूं, डजंट ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी गैसेस, स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा हूं, ये कोई उसका फंक्शन नहीं हुआ, ये इसलिए लिखा कि ये उसका फंक्शन है नहीं, और इसी में ही सबसे ज्यादा एमसीक्यू आते, दे डजंट ट्रांसपोर्ट द रेस्पिरेटरी गैसेस। ओके, तो यहां तक बात समझ में। इसके अलावा के फंक्शन आप लिख सकते हैं कि हमेशा सेल्स इसमें डूबे हुए रहते हैं हीमोलिम्फ में, बिकॉज दे हैव ओपन सर्कुलेशन, तो सेल्स और टिश्यू और ऑर्गन्स का हमेशा मॉइस्चर मेंटेन करके रखना, उनको कभी भी ड्राई नहीं होने देना, ये सब काम कौन कर रहा है, ये लोग कर रहा है। रही बात सेल्स की, तो सेल्स में आप ये फंक्शन भी लिख सकते हैं बेटा कि फैगोसाइटिक है, तो डिफेंस मैकेनिज्म में भी हेल्प कर रहा है, मतलब सेल्स को मॉइस्ट रख रहा है, डिफेंस मैकेनिज्म दे रहा है, जो अनवांटेड वेस्ट प्रोडक्ट से या पार्टिकल से उसको एनगल्फ और डाइजेस्ट करके वहां से रिमूव कर रहा है, ये सब आप फंक्शन इसमें लिख सकते हो। यहां तक क्लियर है बेटा? ओके, अब सर ब्लड की बात आ गई, लेकिन ब्लड वेसल्स में नहीं है, तो उसका एक पॉइंट मैं अलग से बनाना चाहता हूं यहां पे। क्या सर सच में बताइए कि ब्लड वेसल्स पूरी तरह से गायब है? पूरी तरह से तो नहीं है, अ वेरी फ्यू ब्लड वेसल्स आर देयर, लेकिन फिर भी सर हम लोग क्या लिखते हैं कि ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट। हम लोग क्या लिखते हैं, ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट, क्योंकि देखो कॉकरोच को मैं कंपेयर कर रहा हूं ह्यूमन बीइंग से, ह्यूमन बीइंग में ढेर सारी ब्लड वेसल्स है, तो दे हैव अ क्लोज सर्कुलेशन, इनके पास बहुत कम ब्लड वेसल्स है, मतलब समझ लो कि कंपेरेटिवली इनके पास ब्लड वेसल है ही नहीं हमारे से, और बहुत कम है। अच्छा सर फिर भी थोड़ा सा बताइए, ब्लड वेसल्स के नाम पे इनके पास aorta and few arterioles are present, ये प्रेजेंट है, मतलब इनमें क्या होता है, एक aorta होता है, दैट इज द लार्जेस्ट ब्लड वेसल हमारी बॉडी में भी, जो हार्ट से निकलता है, काफी सारा ब्लड लेके जाता है, और छोटी मोटी आर्टरी के जो ब्रांचेस होते हैं जिसको बोलते हैं आर्टेरियोल्स। क्या होते हैं ब्लड वेसल्स में, कैटेगरीज होती है, aorta, आर्टरी, arterioles, capillaries, venules, veins, vena cava. There are 7 types of blood vessels which are present in the human being. Human circulation में हम लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा सर ये प्रेजेंट हो गए, तो फिर एब्सेंट क्या है, ये याद रखना है, veins and capillaries. Veins and capillaries, these are absent बेटा। सर इतना क्यों स्ट्रेस दे रहे हो मुद्दे पे, इस वाले मुद्दे पे। कैपिलरीज वो चीज होती है जहां से ब्लड और सेल के बीच में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, जैसे हमारी बॉडी में होता है कि ब्लड और सेल का कभी डायरेक्ट संपर्क नहीं आएगा, लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ मटेरियल एक्सचेंज करना है, तो एट द लेवल ऑफ कैपिलरी, क्योंकि कैपिलरी सबसे छोटी पतली ब्लड वेसल होती है जिसमें से मटेरियल आर पार जा सकते हैं। अब इनके पास वही एब्सेंट है, इसका मतलब क्या है, ब्लड और सेल के बीच में अब डायरेक्ट एक्सचेंज हो रहा है, इनडायरेक्ट नहीं। कैपिलरीज होती तो एक्सचेंज कैसा हो जाता है बेटा, इनडायरेक्ट, लेकिन अब वो है ही नहीं, तो डायरेक्ट जो स्टार्टिंग में बताया था कि सेल डूबे हुए हैं सर उसके अंदर। क्लियर है यहां तक बेटा? चलिए, तो बेटा यहां तक याद रखना कौन सी ब्लड वेसल गायब है, कौन सी ब्लड वेसल प्रेजेंट है। अब सर हीमोलिम्फ हो गया, ब्लड वेसल हो गए, अब सर हार्ट की बारी आती है। नाउ द हार्ट ऑफ कॉकरोच। सर सबसे पहली चीज, वेयर इट इज प्रेजेंट, लोकेशन। अगर आपको याद होगा जब मैंने आपको एलिमेंट्री कैनाल पढ़ाया था, स्टार्टिंग में मैंने कॉकरोच की बॉडी के इंटरनल कंपार्टमेंट्स पढ़ा दिए थे, मतलब लास्ट 2-3 वीडियोस की पहले की बात कर रहा हूं, और मैं बताया था कॉकरोच की बॉडी जो चेस्ट और एब्डोमिन है उसके अंदर से 2 डायफ्राम लगे, डोर्सल डायफ्राम एंड वेंट्रल डायफ्राम, जिसकी वजह से कॉकरोच की बॉडी को 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया। फिर भी अब थोड़ा सा बता देता हूं, जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे ध्यान देंगे, तो ऐसा कॉकरोच की बॉडी थी, उसके अंदर हमने ऐसे 2 डायफ्राम बनाए थे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, डायफ्राम बनाने से पहले ये पूरी कॉकरोच की कैविटी है, इस कैविटी को क्या नाम देते हैं, हिमोसिल। क्यों नाम देते हैं ऐसा, क्योंकि हिमोसिल विच कंटेन्स द हीमोलिम्फ, इसमें पूरा ब्लड भरा हुआ रहता है। अब इस कैविटी को हम लोग 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ 2 डायफ्राम। अब 3 देखो, 1 2 3, और ये डायफ्राम में छेद रहते हैं,
जिससे जो पूरा ब्लड है वो एक्सचेंज हो सके। अब ये ब्लड है पूरा, ठीक है। अब सर इसमें जो कंपार्टमेंट बन गए थे 1 2 3, अब ऊपर वाला कंपार्टमेंट ये डॉर्सल साइड था तो उसको डॉर्सल साइनस, नीचे वाला वेंट्रल साइड था तो वेंट्रल साइनस, ये दोनों के बीच में था तो मिडल साइनस। तो अब मैंने क्या किया, आपकी जो पूरी हीमोसिल थी उसको 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया, डॉर्सल साइनस, मिडल साइनस, वेंट्रल साइनस। नाउ टेल मी वेयर इज द हार्ट? बताया था, सब बताया था, हार्ट इधर रहेगा ऊपर, इनटू द डॉर्सल साइनस। और अगर हार्ट उधर है तो डॉर्सल साइनस इज ऑल्सो नोन एज अ पेरिकार्डियल साइनस। तो ये मैंने क्विक रिवीजन कर दिया बेटा। एलिमेंट्री कैनाल जब मैंने पढ़ाया था उसके अंदर इंटरनल कंपार्टमेंट सबसे पहले पढ़ाए थे, ठीक है। तो जो हीमोसिल है उसकी 3 कंपार्टमेंट हो गए, उसमें से एक कंपार्टमेंट में हार्ट प्रेजेंट है, ठीक है। सो मिड डॉर्सली इन पेरिकार्डियल साइनस, मतलब डॉर्सल साइनस में भी पेरिकार्डियल साइनस में भी एकदम सेंटर में है सर, ठीक है, टर्गा की तरफ आ जाएगा। सर हाउ मेनी चेंबर्स आर देयर? सो टोटल 13 चेंबर्स। हमारे पास सिर्फ 4 चेंबर होते हैं, कॉकरोच के पास 13 चेंबर्स है। कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे 4 चेंबर इस पे भारी पड़ेंगे। और ये 13 चेंबर का भी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये हार्ट सिर्फ थोरैक्स और एब्डोमेन में। थोरैक्स में कितने सेगमेंट थे रे? 3, प्रोथोरैसिक, मेसोथोरैसिक, मेटाथोरैसिक। और एब्डोमेन में कितने सेगमेंट थे रे? 10। तो बस 10 और 3 कितने हो गए? 13। डिवाइड कर लो। तो पहले जो 3 चेंबर है वो किस में जाएंगे? थोरैक्स। और बाद के जो 10 चेंबर है वो किस में जाएंगे? एब्डोमेन। हर एक सेगमेंट में एक चेंबर आसानी से मिल गया, क्योंकि 13 सेगमेंट थे, थोरैक्स और एब्डोमेन लगे 13 चेंबर हो गए सर। अब ये एक एक चेंबर को जरा हमको गौर से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले कॉकरोच का जो हार्ट जनरली हम लोग बोलते हैं इट्स ट्यूब्यूलर, पल्सेटाइल। पल्सेटाइल का मतलब होता है कि दे हैव अ सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, मतलब वो जैसे हमारा हार्ट पंप करता है, इनके हार्ट में भी पंपिंग प्रॉपर्टी, तो उसको पल्सेटाइल। ट्यूब्यूलर, पल्सेटाइल, और मसल्स का बना हुआ है, मस्क्यूलर। क्लियर है यहां तक? और सर इसके जो हार्ट की लेंथ है वो सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर के अराउंड रहेंगे, 2.5 सेंटीमीटर, इतनी उसकी लेंथ है बेटा, ओके। अब सर आपने कहा कि एक एक चेंबर को पढ़ना है, तो पढ़ लेंगे बेटा, आसानी से पढ़ लेंगे। पहले क्या करते हैं, यहां पे एक थोड़ा सा रफ डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि आपको चेंबर्स की अरेंजमेंट, और कैसा होता है ना बेटा, हार्ट है तो हार्ट के अंदर ब्लड आएगा भी और अंदर से बाहर जाएगा भी। तो अंदर और बाहर करने के लिए हार्ट के अंदर ओपनिंग्स बनानी पड़ेंगी, जिससे एक डायरेक्शन में ब्लड अंदर आएगा और एक डायरेक्शन से ब्लड बाहर जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहां पे ऐसा सोच रहा हूं बेटा, जस्ट सोच रहा हूं कि ये मैं बना देता हूं अपना टर्गा, डॉर्सल साइड, और यहां से मैं ऐसी बना देता हूं स्टर्ना, वेंट्रल साइड, ठीक है। इसको मैं काम करता हूं सीधा ही बना देता हूं ऐसा आसानी से, ओके। और जैसे आपने अभी भी देखा कि वी हैव अ 2 डायफ्राम्स लाइक दिस, डॉर्सल डायफ्राम परफोरेटेड है, वेंट्रल डायफ्राम भी परफोरेटेड है। अब मैं डायरेक्टली बात कर रहा हूं बेटा इसके अंदर हार्ट की, तो ये रहे हार्ट, इस तरह से रहते हैं। सो ये रहा हार्ट, ठीक है। सो भैया अगर ये हार्ट है तो ये साइनस कौन सा हो गया जिसमें प्रेजेंट है? पेरिकार्डियल साइनस। और भूलिए मत आजू बाजू पूरा ब्लड है, दिस इज पेरीन्यूरल साइनस, दिस इज पेरी विसरल साइनस, ठीक है। उधर भी ब्लड बनाऊंगा मैं बाद में। ये पूरा ब्लड है जिसमें सब कुछ डूबा हुआ है, हीमोलिम्फ, ओके। चलो इसमें थोड़ी सी लेबलिंग कर देता हूं। ये कौन सा साइनस है बेटा? मिडल साइनस। ये कौन सा साइनस है? वेंट्रल साइनस। और ये ऊपर वाला तो आप जानते हैं, दैट इज अ डॉर्सल साइनस। अब क्या होता है बेटा, अब जनरली क्या होता है, यहां पे उसका हेड आएगा, कॉकरोच का हेड। तो अगर मैं कॉकरोच को इस तरह से पढ़ रहा हूं बेटा, तो दिस इज द हेड ऑफ द कॉकरोच, दिस इज द टेल ऑफ द कॉकरोच, टेल बोले तो पोस्टीरियर एंड। तो यहां पे ये फर्स्ट चेंबर हो गया,
सो दिस इज द एंटीरियर एंड ऑफ द कॉकरोच, द फर्स्ट चेंबर इज एंटीरियर एंड, राइट। और ये जो लास्ट चेंबर हो गया, द 13th चेंबर, दिस इज कॉल्ड एज अ पोस्टीरियर एंड ऑफ द कॉकरोच। तो पहले एंड्स, ये कौन सा एंड हो गया बेटा, एंटीरियर एंड, और ये कौन सा एंड हो गया, पोस्टीरियर एंड। क्योंकि कॉकरोच का कॉकरोच ऐसा है उस डायरेक्शन में, इधर इसका हेड आएगा, हेड, तो यहां से शुरुआती और पीछे जाके खत्म हो गया, एंटीरियर एंड एंड पोस्टीरियर एंड। अब सर ये जो है ऐसा लग रहा है कि हर एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट से कनेक्टेड है। अब यहां पे जैसे मैंने डायग्राम बनाया, अब इसको थोड़ा बाहर निकाल के यहां पर बनाने की कोशिश करते हैं सर। देखिए सिंपल लॉजिक है, चेंबर्स तो ट्राइंगुलर है सर, रफली ट्राइंगुलर। अब सर ट्राइंगल बोलने के बाद क्या आ जाता है, एक अपेक्स और एक बेस। तो बेटा सिंपल है, ईच चेंबर इज इंसर्टेड इनटू इट्स फ्रंट चेंबर, हर एक चेंबर उसके सामने वाले चेंबर में जाके खुल रहा है, उसमें इंसर्टेड है बेटा, लाइक दिस। अब यहां पे पूरे तो नहीं बनेंगे, जितने बने उतने बना दिए मैंने। अब देखो बेटा, हर एक चेंबर, ये फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ऐसा पूरा 30। तो हर चेंबर उसके सामने वाले चेंबर में घुसा हुआ है, हर चेंबर सामने वाले चेंबर में घुसा हुआ है। अब एक चेंबर पढ़ाता हूं मैं, समझो यहां पे मैग्नीफाई करके लेते, दिस इज वन चेंबर, रफली ट्राइंगुलर। अब सर क्या होता है, सब जगह से बंद है, अब खोलना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, ये जो चेंबर का है ये क्या है, अपेक्स, ये क्या है, अपेक्स, एंटीरियर एंड ऑफ द चेंबर। ये जो नीचे वाला पार्ट रहेगा ये क्या रहेगा, बेस, विच इज कॉल्ड एज अ पोस्टीरियर एंड ऑफ द चेंबर। अपेक्स एंटीरियर, बेस पोस्टीरियर। अब दोनों जगह ओपनिंग्स है, सी दिस। अब सर सबसे पहले क्या करते, ये जो पीछे वाला हिस्सा है इसको खोल लेते हैं, बेस, यहां पे ओपनिंग बना देते हैं, ठीक है, 2 ओपनिंग्स मतलब 1 पेयर। नाउ दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑस्टिया। क्या कहते हैं बेटा इसे, ऑस्टिया। तो हाउ मेनी ऑस्टिया इज प्रेजेंट इन वन चेंबर, दिस इज वन चेंबर, सो 2, 1 पेयर, ठीक है। अब सर ये जो ऑस्टिया है इनका काम है यहां से ब्लड अंदर जाना, मतलब फीलिंग ऑफ चेंबर, लाइक दिस, यहां से ब्लड इसके अंदर जाएगा, हार्ट के अंदर जाएगा। तो ऑस्टियाज क्या होते, दिस आर पेयर्ड, और ये ओपनिंग्स कहां पे, पोस्टेरोलैटरली। देखो बेस बोले तो पोस्टीरियर एंड, और लैटरल बोले तो थोड़ा साइड में, पोस्टेरोलैटरल ओपनिंग्स। एंड इसका काम क्या हो रहा है बेटा, फीलिंग ऑफ चेंबर, चेंबर को भरना। फीलिंग की स्पेलिंग पे ध्यान दो, FILL, FEEL, फील मत कर देना उसको। तो इसका काम है चेंबर भरना। अच्छा सर, अब सर अगर चेंबर यहां भर रहा है सर, करेक्ट, तो सर चेंबर खाली भी होगा। जैसे मान लो ये चेंबर था, अब इसमें ब्लड आ गया, सब ब्लड आ कहां से रहा है, आजू बाजू से, डॉर्सल साइनस से। इधर देख, इसमें पूरा ब्लड था डॉर्सल साइनस में। अब ये जो डॉर्सल साइनस का ब्लड था तुझे हार्ट के अंदर डालना था, डॉर्सल साइनस का जो ब्लड था तुझे वो हार्ट के अंदर डालना था। तो तूने कैसे डाला, फ्रॉम द पोस्टीरियर एंड ऑफ द हार्ट, अंदर, ठीक है। लेकिन सर अब मान लो ये पीछे वाला चेंबर भर गया, अब उसको आगे वाले चेंबर में खाली करना है, मतलब इसके अंदर जो ब्लड भर गया उसको आगे डालना है, उसको इससे आगे डालना है, उसको इससे आगे डालना है। तो बेटा अगर इस चेंबर को खाली करना है तो उसका जो अपेक्स है, एंटीरियर एंड, उसमें भी ओपनिंग रहेंगी। हियर इट इज, दिख रहा है। और ये ओपनिंग से क्या होगा, चेंबर खाली होगा, यहां से ब्लड बाहर जाएगा, और एक तो सामने वाले चेंबर में जाएगा, या तो फिर आगे आगे जाते जाते बॉडी के अंदर, बॉडी साइनस में चला जाएगा। तो सर ये ओपनिंग को अपन क्या बोलते हैं, इसे हम लोग वेंट्रिकुलर ओपनिंग या तो फिर वॉल्व्यूलर ओपनिंग भी बोल सकते हैं। वेंट्रिकुलर ओपनिंग नहीं तो वॉल्व्यूलर ओपनिंग भी बोल सकते हैं, या तो सीधा सीधा एंटीरियर ओपनिंग ऑफ द हार्ट चेंबर एंड द पोस्टेरोलैटरल ओपनिंग्स ऑफ द हार्ट चेंबर। यहां तक कुछ समझा। तो सर मुझे इतना समझ में आ रहा है कि आपके चेंबर में 3 ओपनिंग्स है, 1 पेयर ऑफ ऑस्टिया जिससे चेंबर भरता है, एंड वेंट्रिकुलर ओपनिंग जिससे चेंबर खाली होता है। तो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, एम्प्टिंग ऑफ चेंबर। तो
तो बेटा इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि हर चेंबर सामने वाले चेंबर में खुल रहा है, हर चेंबर सामने वाले चेंबर में खुल रहा है, ठीक है। मतलब समझो ये 13 चेंबर है, 13 12 में खुल रहा है, 12 से 11, 11 से 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, यहां पर आ गए। और यहां से ये जो फर्स्ट चेंबर है बेटा, दिस इज द फर्स्ट चेंबर, तो यहां से एक्सटेंशन निकलता है ब्लड वेसल। फर्स्ट चेंबर का एक्सटेंशन होता है बेटा अओर्टा, मैं बता ना द बिगेस्ट ब्लड वेसल ऑफ द कॉकरोच। और ये अओर्टा जा किस में रहा है बताइए बेटा, इसको थोड़ा हटा दो बेटा अब यहां से, इतना तो लिख ही चुके होंगे अभी तक। सो यहां पे क्या रहेगा बेटा, कॉकरोच का हेड साइनस। तो देख मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, डॉर्सल साइनस से ब्लड चेंबर में गया, हर एक चेंबर सामने वाले चेंबर में खुला, मतलब 13, 12, 11, 10, 9, 8, मतलब पीछे से आगे की तरफ। मतलब कॉकरोच के हार्ट में जो ब्लड है, आई रिपीट, कॉकरोच के हार्ट में जो ब्लड है वो पोस्टीरियर से एंटीरियर आ रहा है, लास्ट चेंबर से फर्स्ट चेंबर पे आ रहा है, पोस्टीरियर एंड से एंटीरियर एंड पे आ रहा है, और फिर फाइनली विद द हेल्प ऑफ अओर्टा किस में खुल जा रहा है, हेड साइनस में। मतलब सारा ब्लड हार्ट का किस में जाने वाला है, इनटू द हेड साइनस। समझ में आ गई बात, ठीक है। यहां तक थोड़ा बहुत समझा सर, लेकिन मेरे मन में बार बार एक डाउट आ रहा है, डाउट आना अच्छी बात होती बेटा। सुनो, यहीं से ब्लड अंदर क्यों जा रहा है और यहीं से बाहर क्यों जा रहा है, रिवर्स नहीं हो सकता, यहां से ब्लड अंदर आए और यहां से बाहर निकल जाए, नहीं हो सकता। कोशिश तो की ब्लड ने कि मैं उल्टे डायरेक्शन में बहूं, लेकिन वहां पे हमने उसको बहने नहीं दिया। क्यों नहीं बहने दिया, क्योंकि हमने ओपनिंग्स के ऊपर क्या लगा दिए थे, वॉल्व्स। याद है बेटा हमारे हार्ट में भी होते हैं वॉल्व्स। वॉल्व्स क्या करते हैं, दे प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो। जैसे एलिमेंट्री कैनाल आपने पढ़ा है डाइजेस्ट सिस्टम ह्यूमन का, उसमें हम लगाते थे स्फिंक्टर, तो यहां पे हम क्या लगा रहे, वॉल, सेम काम करते हैं, प्रिवेंट्स द बैकवर्ड फ्लो एंड मेंटेन्स द यूनिडायरेक्शनल फ्लो। तो यहां पर हमने क्या कर दिया बेटा, ऐसे वॉल्स लगा दिए, ऑस्टिया पे इधर एक वॉल लगा दिया, इसमें भी एक वॉल लगा दिया। नाउ बिकॉज ऑफ दिस वॉल ओनली वन वे, सिर्फ ब्लड अंदर जाएगा, बाहर आ नहीं सकता है। तो बेटा ऑस्टिया के ऊपर जो वॉल लगे उसे हम लोग कहते हैं ऑरिक्यूलर वॉल्व। उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ऑरिक्यूलर वॉल। ओके, तो भैया बात यह है, द ओपनिंग ऑफ ऑस्टिया इज गार्डेड बाय द ऑरिक्यूलर वॉल्स विच मेंटेन्स द फ्लो ऑफ द ब्लड। फ्लो क्या है, हार्ट के अंदर जाना, बाहर नहीं आना। अच्छा सर यहां पे ये तो पेयर हो गया ना, अब जैसे ओपनिंग पेयर थी तो वॉल भी क्या हो गया, पेयर। यहां पर सिंगल है क्या, नहीं यहां पर भी दो रहेंगे, ऐसा डबल बना देता हूं। अब इस वॉल को हम लोग क्या नाम देंगे, वेंट्रिकुलर। तो ये भी पेयर्ड है, वेंट्रिकुलर वॉल। ऑरिकुलर वॉल भी पेयर्ड है, वेंट्रिकुलर वॉल भी पेयर्ड है। अब सबसे बड़ा सवाल, हाउ मेनी ऑस्टियाज आर प्रेजेंट इन द कॉकरोच हार्ट। आई रिपीट, हाउ मेनी ऑस्टिया, मतलब ये जो ओपनिंग है ये कॉकरोच के हार्ट में कितने हैं। सो द आंसर क्या था पता है बेटा, 13 पेयर्स नहीं था, 12 पेयर्स था। नहीं सर से चेंबर 13 है, हर चेंबर पे ये 2 है, तो 13 पेयर्स हुए ना, मतलब टोटल 26। एक चेंबर पे नहीं थे बेटा, कौन से चेंबर पे, द लास्ट चेंबर, 13th चेंबर पे ऑस्टिया गायब था। मतलब 13th चेंबर के अंदर ब्लड नहीं आता है, 13 चेंबर सबसे स्मॉलेस्ट चेंबर माना जाता है और वो कुछ काम का नहीं आता, रूडिमेंट्री होता है। मतलब जो भी ब्लड का फ्लो है बेटा वो 12 चेंबर से आगे चलना है, 13 चेंबर से नहीं चलना है। मतलब सर 13 चेंबर में सर ऑस्टिया नहीं है तो ब्लड फीलिंग भी नहीं होगा, देयर आर नो चांसेस ऑफ ब्लड फीलिंग। मतलब वो इतना छोटा है बेटा कि वो सिर्फ नाम के लिए स्ट्रक्चर है, फंक्शन कुछ नहीं उधर। तो बेटा ऑस्टिया हमारे पास कितने हो गए बेटा, 12 पेयर्स, ठीक है। मतलब ऑस्टियाज आर प्रेजेंट ऑन ऑल द हार्ट चेंबर एक्सेप्ट द लास्ट, एक्सेप्ट द 13th, ठीक है। तो बेटा अगर 13th चेंबर पे ऑस्टिया क्या है बेटा, एब्सेंट, तो अब कंसेप्ट क्या निकल रहा है, नाउ द एमसीक्यू, कि एंटीरियर एंड ऑफ द हार्ट इज ओपन। ये एंटीरियर एंड हो गया ना, द फर्स्ट चेंबर इज द एंटीरियर एंड एंड द लास्ट चेंबर इज द पोस्टीरियर एंड।
तो द एंटीरियर एंड ऑफ द हार्ट इज ओपन बट द पोस्टीरियर एंड इज क्लोज्ड। ठीक है, तो एमसीक्यू लिख देंगे बेटा, एंटीरियर एंड ऑफ हार्ट इज ओपन एंड पोस्टीरियर एंड ऑफ हार्ट इज क्लोज्ड। ठीक है, शॉर्टकट में लिखा है, आप पूरा लिखना है, एंटीरियर एंड ऑफ हार्ट इज ओपन, पोस्टीरियर एंड ऑफ हार्ट इज क्लोज्ड। अब इसके आगे बेटा, इसके आगे मामला यह है सर कि मैंने अभी बताया कि ब्लड का जो फ्लो है विद इन द हार्ट, आई रिपीट, ब्लड का जो फ्लो है विद इन द हार्ट वो कहां से कहां जा रहा है, फ्रॉम लास्ट टू फर्स्ट, मतलब फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर। तो ब्लड के फ्लो पे भी ध्यान देना है बेटा हमको। ब्लड फ्लो, सो इस पे भी एमसीक्यू आते बेटा। तो जैसे पहला पॉइंट क्या था, विद इन हार्ट, विद इन हार्ट, हार्ट के अंदर ब्लड कहां से कहां फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लोज फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर एंड, पोस्टीरियर टू एंटीरियर एंड, पोस्टीरियर टू एंटीरियर। सर आगे भी तो समझाओ ना थोड़ा सा। अब ब्लड यहां से हेड साइनस में आ गया, लेकिन बाकी के दो साइनस को ब्लड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जैसे मिडल साइनस और वेंट्रल साइनस, उसमें भी कई सारे ऑर्गन्स, सेल्स वगैरह प्रेजेंट, मिलेगा ना बेटा। सबसे पहले हेड के पास ब्लड आ गया। अब हेड को जितना ब्लड लगता है, अब हेड में क्या है, माउथ पार्ट्स है, आईज है, एंटीनाज है, उनको जितना ब्लड लगेगा उतना रख लेंगे और बाकी का ब्लड छोड़ देंगे इनटू द मिडल साइनस एंड द वेंट्रल साइनस। मतलब अब हार्ट में से ब्लड पोस्टीरियर टू एंटीरियर आया है, लेकिन कॉकरोच की बॉडी में ब्लड फ्लो कैसा होगा, फ्रॉम हेड साइनस टू मिडल एंड वेंट्रल साइनस, मतलब फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर। मतलब चेंबर्स के अंदर ब्लड कैसे जा रहा था, पोस्टीरियर टू एंटीरियर, लेकिन बॉडी के अंदर ब्लड कैसे जा रहा है, फ्रॉम हेड साइनस टू मिडल वेंट्रल और फिर वापस से डॉर्सल, ये ऐसा जाएगा फ्रॉम एंटीरियर एंड टू पोस्टीरियर। तो मतलब यहां पे समझ में आ गया कि सर विद इन द हार्ट ये था, लेकिन विद इन द बॉडी क्या था, विद इन द बॉडी, ठीक है। अब डायरेक्ट लिखेंगे हम फ्रॉम एंटीरियर एंड टू पोस्टीरियर एंड, मतलब पहले हेड साइनस में आएगा, उसके बाद बॉडी के पीछे वाले हिस्सों में जाएगा। तो यही तो फर्क मुझे आपको समझाना था, द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो विद इन द कॉकरोच बॉडी, और डायरेक्शन वही था बेटा, पहले पोस्टीरियर टू एंटीरियर, बाद में एंटीरियर टू पोस्टीरियर, और ये चलता ही जाएगा। इस तरह से उनका सर्कुलेशन चल रहा है। बात कुछ समझ में आ रही है बेटा, दिमाग में घुस रहा है, भेजे में कुछ घुस रहा है कि नहीं? ध्यान दो बेटा, अभी तो मैं सर्कुलेटरी सिस्टम के आधे में ही पहुंचा हूं, अभी तो बहुत बाकी है। अब मन में आपके ये भी सवाल आना चाहिए बेटा, क्या हार्ट के अंदर ब्लड गया कैसे, डॉर्सल साइनस में ब्लड आया कहां से? मतलब अपने आप ही वॉल्स खुल गए, अपने आप ही चेंबर भर गया और अपने आप ही चेंबर खाली भी हो गया, ये सब अपने आप कैसे चल रहा है? देयर शुड बी अ मैकेनिज्म, कुछ ना कुछ तो है सर, कि ब्लड अंदर आया बाहर गया, इनके पीछे किसका हाथ था सर, कौन कर रहा था पूरा मैकेनिज्म, वो ध्यान देना है। मैकेनिज्म तो वैसे हार्ट खुद भी कर रहा था, लेकिन हार्ट को सपोर्ट करने वाले एक और मसल्स थे, स्टार्टिंग में नाम लिखा था ना बेटा, एलेरी मसल्स। कौन से मसल्स बेटा? एलेरी मसल्स। तो यहां तक पहले एक चेंबर पड़ा, सारे चेंबर की वैसी हालत है। अब आगे बढ़ते बेटा एलेरी मसल्स में, ठीक है। तो यहां का थोड़ा मिटा देता हूं, ये सब आप लिख चुके होंगे उम्मीद करता हूं। अब आगे बढ़ते बेटा एलेरी मसल्स। तो सबसे पहले दिस आर रफली ट्राइंगुलर एंड फैन शेप मसल्स। बताता हूं, शेप वगैरह सब बताऊंगा, ठीक है। पहले क्वांटिटी, टोटल है 12 पेयर्स, मतलब 24, ठीक है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देते, जैसे हार्ट चेंबर क्या था, टोटल 13 थे वहां पे, अब ये 12 पेयर्स है। तो पहले जो 2 पेयर है दैट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट इन द चेस्ट,
थोरैक्स, और बात के जो 10 पेयर्स है दैट इज प्रेजेंट इन द एब्डोमेन। तो पहले 2 पेयर थोरैक्स में और बाद के जो 10 है वो एब्डोमेन में गए बेटा। तो बच्चों अब मुझे बताइए आप एक चीज, थोरैक्स एब्डोमेन लोकेशन तो डॉर्सल साइनस ही रहेगा। अब ये जो मसल्स है ऐसा कहा जाता है कि दैट इज इन कांटेक्ट विद ईच एंड एवरी हार्ट चेंबर। ईच एंड एवरी हार्ट चेंबर में ये 12 पेयर कैसे कांटेक्ट में है? फिर 13 पेयर होने चाहिए थे ना, क्योंकि चेंबर्स कितने थे? 13, यहां पे 12 ही है। फिर आप बोलेंगे सर वो 13 नंबर का कुछ काम करने था तो उसके संपर्क में नहीं रहेंगे, उसकी भी संपर्क में। अब सबसे पहले मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि यहां पर इस डायग्राम में अरेंजमेंट कैसी है एलरी मसल्स की, और फिर अलग से एक और बताऊंगा। पहले यहां की देख लेते बेटा। तो ये मैं एकदम रफ व्यू बना रहा हूं बेटा। तो एलरी मसल्स ट्राइंगुलर शेप, so these are the LRE muscles. सर ये तो पेड़ थे ना, तो बराबर है, डायग्राम में एक साइड का ही दिखेगा बेटा। ये अब उस तरफ से भी रहेंगे ना। पहले मैं इसकी लेबलिंग कर देता हूं, दीज आर नथिंग बट एलरी मसल्स। अब इन्हीं मसल को मैं यहां पे बनाता हूं, जैसे मैंने यहां पे हार्ट चेंबर्स बनाए थे, ठीक है। अब ये एक चेंबर खत्म हो गया, इसको मैं यहां से हटा देता हूं बेटा। से दिस, अब सर ये चेंबर्स है, हमने कहा कि 12 पेयर 13 चेंबर पे कैसे अरेंज है? तो सिंपल है, ईच पेयर ऑफ एलरी मसल इट इज इन कॉन्टैक्ट विद द पोस्टीरियर एंड ऑफ फर्स्ट चेंबर टू द एंटीरियर एंड ऑफ बीनीथ चेंबर। देख क्या बोला, ध्यान दे, ये पहला चेंबर है फॉर एग्जाम्पल, तो ये पहला पेयर बना रहा हूं, तो ये नीचे से इसको कनेक्टेड है और सामने से इसको, ये देख, पोस्टीरियर एंड ऑफ फर्स्ट चेंबर एंड द एंटीरियर एंड ऑफ बीनीथ चेंबर। तो ये हो गया एक एलरी मसल, यहां से ही बना लो, तो ये क्या हो गया? पेयर्ड। समझ में आ रही बात? तो सिंगल पेयर, दिस इज द फर्स्ट पेयर, वो 2 चेंबर को अटैच है। बस अब ऐसे ही करते चलो, और ऐसे करते करते ये 12 पेयर्स एकदम सिस्टमैटिकली इट इज गोइंग टू अटैच टू योर ऑल द हार्ट चेंबर्स लाइक दिस। अब दिमाग में घंटी बज रही होंगी बेटा, क्या? कि सर उस डायग्राम में अलग दिख रहा है, इस डायग्राम में बिल्कुल अलग दिख रहा है। कोई बात नहीं, लेकिन हम कौन सा डायग्राम फॉलो करें सर? अभी वो सवाल नहीं आ रहा है। अभी मैं एक सवाल पूछूंगा, उसके हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि वो डायग्राम ये फॉलो करे कि ये, क्योंकि ये डायग्राम भी है बुक्स में और ये डायग्राम भी है। लेकिन एमसीक्यू क्या है आप सुनिए। सबसे पहले जो आपका एलरी मसल है वो ऐसा है, आपने बोला लाइक अ ट्राइंगुलर, दिस इज द एलरी मसल्स। अब सर इसमें भी वही कंसेप्ट आ गया ना, अपेक्स और बेस का। सो दिस पॉइंटेड एंड इज द अपेक्स ऑफ द एलरी मसल्स एंड दिस वन इज द बेस। नाउ व्हाट इज द एमसीक्यू? कि अपेक्स ऑफ द एलरी मसल इज अटैच टू विच पार्ट ऑफ कॉकरोच एंड द बेस ऑफ द एलरी मसल इज अटैच टू विच पार्ट ऑफ द कॉकरोच। सर यहां पर मैं देख रहा हूं, देखो बेटा, ये अपेक्स है सर, ये तो हवा में दिख रहा है अभी, लेकिन बेस इज अटैच टू ईच चेंबर। ये आंसर आ रहा है बेस के लिए, ये भी गलत आंसर है। एक्चुअल में रियलिटी क्या है पता है? एलरी मसल हार्ट को हल्का सा ही टच करते, ज्यादा अटैच नहीं होते। यहां तो ऐसा लग रहा है जिगरी दोस्त है, एक दूसरे में घुसे बड़े हुए सर, इतनी ज्यादा अटैचमेंट दिख रही है। यहां पर नहीं है ना, ये डायग्राम फॉलो करना है, ये डायग्राम फॉलो करना है। सी दिस, ये अपेक्स है बेटा, ठीक है। ये अपेक्स किसको अटैच है? ये वाला हिस्सा क्या है? टर्गा। ये ऊपर क्या था, ये जो मैंने बनाया था ये वाला पार्ट, दैट इज द टर्गा, काइटिन, उसको अटैच था। अच्छा बेस किसको अटैच है? ये देखिए इधर, द बेस, ये नीचे वाला हिस्सा क्या है? दैट इज अ डॉर्सल डायफ्राम। ये कौन था? डॉर्सल डायफ्राम, उसको अटैच रहेंगे सर। मतलब क्लियर है? द अपेक्स इज अटैच टू टर्गा एंड द बेस इज अटैच टू डॉर्सल डायफ्राम।
सर यार क्यों कंफ्यूज कर रहे हो, फिर वो डायग्राम क्यों बनाया आपने? इस डायग्राम में पता चलता है कि अरेंजमेंट ऑफ एलरी मसल कैसी है, और इस डायग्राम में पता चलता है अटैचमेंट ऑफ एलरी मसल्स। सर रियलिटी क्या है? वो है, और ये भी है। कैसे? इसमें जब आप देख रहे हैं, आप एक ही हिस्सा देख रहे हो, उस तरफ का हिस्सा आपको दिखाई नहीं दे रहा, और इसमें हमने हार्ट को ऐसा खड़ा बनाया और दोनों हिस्से बताने की कोशिश की। तो मेरी बातों पे ध्यान दो, ध्यान दो। एलरी मसल्स क्या है? जैसे हम लोग रोज नमस्ते करते हैं, बस दिस इज एलरी मसल्स, दिस इज एलरी मसल्स। सर पेयर्ड एलरी, ये हो गया पेयर। सर दिस इज पॉइंटेड पार्ट अपेक्स, और नीचे वाला बेस। अब देख यहां पे द अपेक्स इज अटैच टू टर्गा एंड द बेस इज अटैच टू डोर्सल डायफ्राम। ये ऐसा रहेगा, ये ऐसा रहेगा। सर वेयर इज द हार्ट? दिस इज द हार्ट, 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ट्यूबुलर, पर्सेटाइल, ये रहा हार्ट। तो बिल्कुल ऐसे होते हैं बेटा एलरी मसल्स, और ऐसा होता है हार्ट। मतलब अब ये डायग्राम देख, तो ऐसा, ये देख, बीच में से हार्ट जा रहा है और ये एलरी मसल्स है। मतलब आपके एलरी मसल्स हार्ट की जो आउटर लेयर है सिर्फ उसको ऐसा टच कर रहे हैं, बाकी इसका अपेक्स टर्गा को है और बेस किसको है? डोर्सल डायफ्राम। तो किसने भी पूछा एलरी मसल्स की पोजीशन बताओ, नमस्ते ऐसा करने का, और उसमें ये पेन पकड़ लेने का। पकड़ो ये पेन, ऐसा नमस्ते करो बेटा, और बताओ ये पेन बीच में से जो गुजरा। अब ऐसे पूरे 12 पेयर्स रहेंगे जैसे मैंने बनाए, ऐसे पूरे 12 पेयर्स। यहां देखो ना, इसमें बिल्कुल ऐसे इमेजिन हो रहा होगा आपको, लाइक दिस। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो भैया ये डायग्राम अटैचमेंट के लिए परफेक्ट है। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? अब एलरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के हिसाब से ब्लड की मूवमेंट होती है। आई रिपीट, एलरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के हिसाब से ब्लड की मूवमेंट होती है। ब्लड एक साइनस से दूसरे साइनस में जाता है। लेकिन एलरी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हार्ट के मसल के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से कोई भी लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये हार्ट है और ये एलरी मसल है, तो अंदर जो हार्ट है वो अपना अपना कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करेगा, और बाहर जो मसल है वो अपना अपना कॉन्ट्रैक्शन ले, मतलब इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, कोई एक दूसरे से लेना देना नहीं है। यहां तक समझ में आ गई बात? चलिए अब कंसेप्ट को और आगे बढ़ाते हैं बेटा। अब हम पढ़ेंगे बेटा, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ हार्ट। तो जिसको भी अभी तक का पूरा बेस समझ में आया है उसी को ही मैकेनिज्म समझ में आएगा, नहीं तो उसको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। अब मैकेनिज्म जानने से पहले सबसे पहले आपको कुछ रूल जानना जरूरी है बेटा। क्या? ब्लड का फ्लो और ब्लड के प्रेशर के हिसाब से। फर्स्ट थिंग यू शुड रिमेंबर दैट, मैं रूल्स यहां लिख रहा हूं, बेसिक रूल्स, आप हमेशा ध्यान रखेंगे। रूल्स क्या है? साइज इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये पहला रूल आप ध्यान रखेंगे, साइज इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। एग्जाम्पल देके समझाता हूं। क्या होता है बेटा, जैसे आपने एक छोटा सा ग्लास लिया, ग्लास, और उसमें पानी भरा। अब ग्लास की जितनी क्षमता थी आपने पानी पूरा भर दिया। अब सर ग्लास की क्षमता के हिसाब से पानी इतना ज्यादा है कि पानी वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है ऑन दी वॉल्स ऑफ ग्लास, इंटरनल वॉल्स ऑफ द ग्लास। अब ठीक है, जितना साइज था उतना पानी है और प्रेशर भी अच्छा खासा है। अब ये ग्लास का पानी मैंने एक बड़े से पतीले में डाल दिया, अचानक से ऐसा उठाया डाल दिया। अब पतीले का साइज था बड़ा और उसके हिसाब से पानी की क्वांटिटी ग्लास की इतनी थी छोटी, तो वो पानी जितना प्रेशर ग्लास में क्रिएट कर रहा था, क्या अब वो पतीले में क्रिएट कर पाएगा? नहीं सर, पतीले के जो इंटरनल वॉल्स है वो बहुत बड़े, उतना प्रेशर नहीं जमेगा। मतलब अचानक से जैसी साइज बढ़ गई, ग्लास से जैसे आप पतीले में आ गए, तो पानी का प्रेशर क्या हो गया? डाउन हो गया। साइज बढ़ गई तो प्रेशर क्या हो गया? डाउन। तो साइज इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और बेटा दूसरा रूल क्या है हमारा, ब्लड कहां से कहां ट्रैवल करता है? तो ब्लड ट्रैवल्स फ्रॉम ऑलवेज हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ब्लड ऑलवेज ट्रैवल्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये भी आपको ध्यान देना। अगर कॉकरोच के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन करना है
तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड ब्लड ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। यहां तक समझ में आ गई बात? चलिए अब सर यहां पर मैं मैकेनिज्म बताने जा रहा हूं। मैकेनिज्म बहुत ध्यान से सुनेंगे आप लोग। अगर आपको एक पार्ट समझ में आ गया तो दूसरा भी समझ में आएगा। अब सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, हार्ट के अंदर पहले ब्लड भरना है और फिर उसको हार्ट को खाली करना है। लेकिन हार्ट के अंदर ब्लड भरने के लिए सबसे पहले हमको ये जो मिडल साइनस और वेंट्रल साइनस का ब्लड है वो ऊपर लाना पड़ेगा इनटू द डॉर्सल साइनस। फिर डॉर्सल साइनस से वो ब्लड जाएगा हार्ट चेंबर्स के अंदर। मतलब पहले नीचे का ब्लड ऊपर लाओ, फिर ऊपर का ब्लड उसके अंदर डालो। इतनी बात समझ में आ गई? चल ठीक है सर, अब नीचे का ब्लड ऊपर कैसे आएगा? ध्यान दिए डायफ्राम पे, ठीक है? ये डायफ्राम अभी फिलहाल है डोम शेप। डोम बोले तो ऐसा थोड़ा दिख रहा है ऊपर की तरफ। दिस डायफ्राम राइट नाउ इट इज डोम शेप। अब नीचे पूरा ब्लड भरा हुआ है मिडल साइनस में, और डॉर्सल साइनस और मिडल साइनस का साइज देखें तो साइज काफी बड़ा है मिडल साइनस का। अब मैं क्या करूंगा, एलेरी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कराऊंगा। क्या कराऊंगा बेटा? एलेरी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन। एलेरी मसल्स कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, द डायरेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज लाइक दिस, ऐसे स्ट्रेच होंगे, स्ट्रेच। और जब एलेरी मसल ऐसे स्ट्रेच होंगे बेटा, तो ऊपर तो टर्गा था, टर्गा काइटिन का बना हुआ है, तो वो हार्ड है, वो हिलेगा नहीं। मतलब अपन जो ऐसा कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं ये ऊपर जाएगा नहीं, क्योंकि ऊपर टफ है, तो आएगा कहां? नीचे, क्योंकि नीचे पतला मस्कुलर डायफ्राम है, मतलब पतला शीट है मेम्ब्रेनस डायफ्राम का, तो ऊपर वाला है फिक्स रहेगा। अब ये नीचे खींचा गया। अब जैसे ही नीचे खींचा गया डायफ्राम नीचे जाएगा, और डायफ्राम जैसे ही नीचे बढ़ेगा, ध्यान इधर मेरे तरफ सबका, मिडल साइनस इज फुल ऑफ ब्लड। पहले इनके बीच में इतनी स्पेस थी बेटा, ये उनका डायमीटर था। अब डायफ्राम नीचे आ रहा है और नीचे यहां तक आ गया बेटा। ये एलेरी मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट हुए तो डायफ्राम नीचे गया। पहले ऐसा डोम शेप था, जब उसको नीचे ढकला गया तो वो क्या हो गया? फ्लैट। दिख रहा है क्या हो गया? फ्लैट। अब सर पहले जो डायमीटर इतना था, अब वो डायमीटर कितना हो गया? इतना, ठीक है? पहले मिडल साइनस का साइज इतना था, अब अचानक से साइज घट गया। साइज घटने की वजह से क्या हो गया? अंदर जितना ब्लड था वो तो उतना ही रहेगा, ब्लड तो भरा हुआ था। पहले साइज इतना था, अचानक से साइज घट गया। अब साइज जैसे घट गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। साइज जैसे घट गया तो प्रेशर इज गोइंग टू बी इंक्रीज, और प्रेशर जैसे इंक्रीज होगा तो ब्लड ट्रेवल्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। क्योंकि आप भूल रहे हो, अगर मिडल साइनस का साइज कम हुआ है तो डॉर्सल साइनस का बढ़ गया। पहले देख डॉर्सल साइनस इतना था, ध्यान दे ध्यान दे ध्यान दे, राइट? पहले डॉर्सल साइनस इतना ही था। अब ये डायफ्राम यहां से नीचे आने के बाद डॉर्सल साइनस यहां से यहां तक हो गया और मिडल साइनस इतना हो गया। तो बेटा अब क्या हो गया? मिडल साइनस का साइज हो गया कम और डॉर्सल साइनस का साइज हो गया ज्यादा। अब इधर साइज कम होने से ब्लड का प्रेशर क्या हो गया? ज्यादा, बिकॉज साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, एंड ब्लड अब कहां से कहा जाएगा? मिडल साइनस टू डॉर्सल से। और हमको करना ही ये था, नीचे का ब्लड ऊपर लाना था, तो हमने नीचे का प्रेशर बढ़ाया उसका साइज कम करके, ताकि ब्लड ऊपर आ जाए। ठीक है? तो भैया यहां पे हमने क्या किया? एलेरी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन। एलेरी मसल्स का क्या किया बेटा? कॉन्ट्रैक्शन। याद रखा किधर क्या किया हुआ। ओके? एलेरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से डॉर्सल डायफ्राम कहां आ गया? नीचे। तो वन वन स्टेप बाय स्टेप पॉइंट लिखना है। डॉर्सल डायफ्राम एलेरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो गया? फ्लैट। पहले वो ऐसा ऊपर था डोम शेप, अब नीचे आके क्या हो गया? फ्लैट। डॉर्सल डायफ्राम के नीचे आने से नीचे का जो साइनस था, नीचे का साइनस बोलते तो मिडल साइनस, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पेरीविसरल साइनस, उसकी साइज क्या होगी? डिक्रीज। मिडल साइनस की साइज पहले इतनी थी, अब नीचे आने से इतनी होगी, साइज डिक्रीज हो गई। अच्छा सर, कंपेरेटिवली मिडल साइनस की अगर साइज डिक्रीज हो गई तो इसके अंदर जो ब्लड प्रेशर था, ब्लड प्रेशर, ठीक है, साइज जैसे कम हुआ तो प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज्ड। ओके? अब ये मिडल साइनस की हालत थी। कंपेरेटिवली ऊपर के कंपार्टमेंट में क्या चल रहा था? डॉर्सल साइनस। मिडल साइनस और डॉर्सल साइनस का कंपैरिजन चल रहा है।
अब जैसी डायफ्राम नीचे आया तो ऊपर का साइनस देखो, पहले इतना था डॉर्सल साइनस, अब इतना हो गया, तो साइज तो बढ़ गई, साइज बढ़ गई तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। सो मिडल साइनस की साइज कम होने से डॉर्सल साइनस की साइज क्या हो गई, इंक्रीज, बट द ब्लड प्रेशर इज डिक्रीज बिकॉज साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब बेटा ब्लड कहां से कहां ट्रैवल करेगा, इधर ब्लड प्रेशर कम है, इधर ब्लड प्रेशर ज्यादा है, और मैंने क्या देखा, ब्लड ऑलवेज ट्रैवल्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर, मतलब यहां नीचे से कहां जाएगा, ऊपर जाएगा बेटा। तो यहां पे एकदम क्लियर हो गया। अब ब्लड की जो मूवमेंट है, अब मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं बेटा, एमएस मींस मिडल साइनस, मिडल साइनस से कहां होंगी, डीएस, डीएस मींस डॉर्सल साइनस। तो बेटा ये एरो पे ध्यान दो, मिडल से डॉर्सल की तरफ जा रहा है, क्लियर हो गया, ओके। अब सर मिडल साइनस भर चुका है और अब बारी आ रही है कि मिडल साइनस का ब्लड हार्ट में डालना है, लेकिन हार्ट में ब्लड डालने से पहले हार्ट को खाली करना पड़ता है, हार्ट में पहले का ब्लड होगा ना। तो बेटा जब आप नीचे से ब्लड ऊपर ला रहे थे, जब आप ब्लड मिडल साइनस से ऊपर डॉर्सल साइनस ला रहे थे, तो एक्चुअली हार्ट में उस समय एक प्रोसेस चालू थी, हार्ट के खुद के मसल सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन में गए और पूरा ब्लड बाहर निकाल के किस में डाल दिया, हेड साइनस में, क्योंकि उनको मालूम था अब अगला नंबर उनका ही है। जैसे मिडल साइनस से डॉर्सल साइनस में ब्लड आया, तो अब डॉर्सल साइनस से वो किस में जाना था बेटा, इनटू द हार्ट, इनटू द हार्ट। अब हार्ट में ब्लड डालने से पहले उसको खाली तो करना पड़ेगा ना बेटा, और वो खाली हो चुके हैं। मतलब सर जब आपकी ये मैकेनिज्म चल रही थी तो इंडिपेंडेंटली हार्ट में भी मैकेनिज्म चल रही थी। दोनों मैकेनिज्म एक साथ होने से लगता है कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, नहीं, मैं बार बार शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, इंडिपेंडेंट। एलरी मसल के कॉन्ट्रैक्शन का हार्ट के मसल के कॉन्ट्रैक्शन से कोई लेना नहीं था, वो अपना अपना काम कर रहे थे, बस इतना ही हुआ कि दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्शन में चल गए, लेकिन दोनों इंडिपेंडेंटली कॉन्ट्रैक्शन में गए। तो यहां पर हम लिख देंगे बेटा, इसी दौरान हार्ट में क्या हुआ, जब ऊपर ये सब कुछ चल रहा था, तो ये भी किस में गया, कॉन्ट्रैक्शन में, हार्ट के मसल्स भी किस में गए, कॉन्ट्रैक्शन में। बच्चे गड़बड़ क्या करते, एलरी मसल्स की वजह से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, नहीं, एलरी मसल अपना अपना कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हार्ट अपना अपना कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब बेटा क्या होता है, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को एक टर्म दिया जाता है, अपने बॉडी में भी है, जब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन में जाता है उस फेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टोल, उस फेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हमेशा सिस्टोल। तो हार्ट किस में गया, कॉन्ट्रैक्शन में, सिस्टोल में, जिसके वजह से क्या हुआ, एम्प्टिंग ऑफ हार्ट। डायरेक्ट मेन मुद्दे पे आ गया मैं, जिसके वजह से अब क्या हो गया सर, एम्प्टिंग ऑफ हार्ट, हार्ट हमारा दिल, कॉकरोच का दिल पूरा खाली हो गया, सारा ब्लड पोस्टीरियर टू एंटीरियर ट्रैवल करते करते किस में आ गया बेटा, हेड साइनस में, क्लियर। तो जब ब्लड आप नीचे से ऊपर लेके गए, तब तक हार्ट का ब्लड पीछे से आगे की तरफ आ चुका था, इनटू द हेड साइनस। अब सर आगे बढ़ाते हैं, आपने अब एलरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके रखा था, आपके जिंदगी भर कॉन्ट्रैक्ट करोगे, कॉन्ट्रैक्शन के बाद अगला स्टेज क्या आएगा बेटा, रिलैक्सेशन। और अब बारी क्या है, हार्ट खाली हो चुका है, अब हार्ट के अंदर ब्लड डालना है, और कहां से डालना है, फ्रॉम डॉर्सल साइनस टू हार्ट, फ्रॉम डॉर्सल साइनस टू हार्ट, ठीक है। देख अब ध्यान दे, अब देख अगली प्रोसीजर क्या है, इसको हटा दो बेटा, इसका काम हो गया। अब जो एलरी मसल्स है, अब वो क्या होने जा रहे हैं सर, रिलैक्स, बहुत हो गया काम, अब करेंगे थोड़ा आराम। तो एलरी मसल्स किस में चले गए बेटा, रिलैक्सेशन में। अब बेटा एलरी मसल्स जैसी रिलैक्स में गए, कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो डायफ्राम नीचे आया था, अब वो भी क्या आ जाएगा, ऊपर, मतलब डॉर्सल डायफ्राम जो फ्लैट हुआ था, अब वो डॉर्सल डायफ्राम वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में जाएगा, नॉर्मल पोजीशन में जाएगा बोले तो वापस से क्या आ जाएगा, डोम शेप। मतलब अब सर जो चीज यहां पे नीचे आई थी ऐसी, ठीक है, अब वो वापस से ऊपर चली जाएंगी उसकी ओरिजिनल पोजीशन में, और जैसी ऊपर जाएगा तो डॉर्सल साइनस का साइज क्या हो जाएगा, कब, डॉर्सल डायफ्राम जैसे वापस से आया, डॉर्सल साइनस इसका साइज क्या हो गया, डिक्रीज्ड, और इसके अंदर ब्लड प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज्ड, ठीक है।
अब सर अगर ये ऊपर गया, डॉर्सल साइनस छोटा तो वापस से मिडल साइनस बड़ा हो गया होगा। दिन भर यही खेलते बैठेंगे क्या, ब्लड ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे करेंगे। मतलब मिडल साइनस से ब्लड आपने ऊपर क्यों भेजा था, वापस नीचे लाने के लिए? नहीं, हार्ट के अंदर डालने के लिए। ये जो आपका डायफ्राम, इसमें जो छेद है ना बेटा, इसमें भी एक तरह से स्फिंक्टर या वॉल्स लगे हुए। ब्लड यहां से सिर्फ ऊपर जाएगा, डॉर्सल साइनस से वापस से मिडल में नहीं आएगा। मतलब अब ये ब्लड प्रेशर जो बड़ा है, इसको मैं कंपेयर कर रहा हूं हार्ट से बेटा, नॉट टू द मिडल साइनस। तो बच्चे फिर से इधर हार्ट लिखना शुरू करते हैं। अब पिछले ही पार्ट में आपने हार्ट को पूरा खाली किया है, तो हार्ट के अंदर अब कोई ब्लड नहीं है, तो ब्लड प्रेशर भी नहीं है, तो ब्लड प्रेशर इसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज्ड। और ब्लड प्रेशर जैसे डिक्रीज हो गया तो ब्लड ट्रेवल्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। मतलब अब क्या होगा, यहां पे रिवर्स आएगा बेटा, ठीक है। तो बेटा इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फीलिंग ऑफ हार्ट। चेंबर यहां पे भर रहे, बताइए चेंबर भरने के लिए कौन सी ओपनिंग खुलेंगी, ऑस्टिया। और चेंबर खाली करने के लिए कौन सी ओपनिंग खुली थी, वेंट्रिकुलर ओपनिंग। ओपनिंग्स का नाम ध्यान रखो, मैं बार बार लिखूंगा नहीं। अच्छा, पिछले इसमें हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो इधर हार्ट क्या हो गया बेटा, रिलैक्स्ड। और रिलैक्सेशन को एक शब्द दिया जाता है डायस्टोल। अब देखो सर, योगा योग ऐसा है, यहाँ पे एलरी मसल भी रिलैक्स है, हार्ट भी रिलैक्स है, लेकिन दोनों अपना अपना इंडिपेंडेंटली, दोनों का कुछ लेना देना नहीं, बस दोनों साथ में। और यहाँ पे एलरी मसल भी कॉन्ट्रैक्ट किए, हार्ट भी कॉन्ट्रैक्ट किए, लेकिन कैसा, इंडिपेंडेंटली, दोनों का एक दूसरे से कुछ भी लेना देना नहीं था बेटा। यहां तक आपको बात समझ में आ गई? तो बेटा इस तरह से अब क्या हो गया, हार्ट के अंदर ब्लड आ गया, अब वो ब्लड का आ जाएगा इनटू द हेड साइनस, और ये साइकिल रिपीटेडली चलती रहेंगी नॉन स्टॉप, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। बेटा याद रखना किसका साइज बड़ा, प्रेशर, इसलिए पहले दो फॉर्मूले लिखा दिए थे, ब्लड कहां से कहां ट्रैवल करता है, फ्रॉम हायर टू लोअर, ये हमेशा याद रखना बेटा, बहुत आसान चीज है, कोई दिक्कत का काम। अब सर सबसे बड़ा एमसीक्यू, कि हेड साइनस में ब्लड आया, हेड साइनस से पीछे जाएगा तो पहले कौन से साइनस में जाएगा, मिडल क्या वेंट्रल? इसका जवाब आज भी कोई बुक्स में ठीक से नहीं लिखा है। अब कुछ बुक्स में तो ऐसा है कि दोनों में एक साथ जाएगा और दोनों का ब्लड एक साथ ऊपर आएगा। और भूलिए मत, हेड में एंटीना वगैरह है, उनको भी ब्लड सप्लाई है, इधर नीचे पैर है, उनमें भी लेग साइनस रहते हैं, उनको भी ब्लड सप्लाई है, ऊपर विंग्स है, उनमें भी साइनस होते हैं, उनको भी ब्लड सप्लाई है, सबको ब्लड सप्लाई रहेगा बेटा, ठीक है। तो बेटा अब मैं यहां पे छोटा सा क्या करता हूं, एक इसकी जो बोलते हैं ना ब्लड सर्कुलेशन का और ब्लड फ्लो का एक साइकिल बना देता हूं। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। देख, सबसे पहले हमने हार्ट को भरा, हम यहां से शुरुआत करते। हार्ट का ब्लड किस में आया, हेड साइनस, ठीक है। हेड साइनस को जितना लगा लगा, बाद में दे दिया। अब किसको पहले दिया तो उसका कोई जवाब नहीं था, तो मैं दोनों लिख दूंगा, मिडल एंड वेंट्रल साइनस, दोनों को एक साथ दे दिया। और मिडल और वेंट्रल साइनस से ब्लड कहां जाएगा, ऊपर इनटू द डॉर्सल साइनस, और डॉर्सल साइनस से ब्लड फिर किस में जाएगा, हार्ट। तो ये इस तरह से पूरी साइकिल चलती रहेंगी, हार्ट, हेड, मिडल, वेंट्रल, डॉर्सल, बैक टू हार्ट, ऐसा। क्या मुझे आप में से कोई बता सकता है कि कॉकरोच का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? अब बेटा इसका भी कोई आंसर नहीं है। सर उसकी क्या नब्ज चेक करेंगे अब कॉकरोच की, और कौन से पैर से चेक करें, ये भी पता नहीं। बेटा डायरेक्ट आंसर है उसका, द हार्ट रेट ऑफ कॉकरोच, हार्ट रेट ऑफ कॉकरोच इज 49 बीट्स पर मिनट। अपना कितना है बे, 72। तो कॉकरोच का दिल हमसे थोड़ा स्लो धड़क रहा है, 49। ओपन सर्कुलेशन में ऐसी होता है बेटा, द सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्वाइट स्लो। अगर ये क्लोज होता तो काफी तेजी से और धड़कता बेटा। तो ये रेडीमेड रीडिंग है, आपको ध्यान रखना है बेटा। बहुत अच्छे से सर्कुलेटरी सिस्टम बताया है। अब बेटा इसमें यही एक चीज है कि एनसीईआरटी बुक में कुछ नहीं दिया, और आपने बहुत कुछ पढ़ा है सर, ये एलरी मसल, साइज इंक्रीज डिक्रीज, ये सब पढ़ना है बेटा। नीट एग्जाम में इसमें से कुछ भी आ सकता है बेटा, ओके। तो बेटा लास्ट पॉइंट एक है जो एमसीक्यू में आता है, कि कॉकरोच का जो हार्ट है वो मायोजेनिक है कि न्यूरोजेनिक है। तो मैं डायरेक्ट पहले आंसर बता देता हूं, द हार्ट ऑफ कॉकरोच इज न्यूरोजेनिक, न्यूरोजेनिक, न्यूरोजेनिक। सर क्या है ये? इंसान का हार्ट मायोजेनिक है। मायोजेनिक मतलब मायो मीन्स मसल्स। इंसान का जो हार्ट है वो नर्वस सिस्टम पे डिपेंड नहीं, वो अपना अपना बीट करता है, अपना अपना पंप करता है, मतलब दे आर नॉट डिपेंड अपॉन द ब्रेन, द नर्वस सिस्टम। लेकिन कॉकरोच का हार्ट नर्वस सिस्टम पे डिपेंड है।
कॉकरोच के हार्ट के मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है, उसकी परमिशन, उसका जो इंपल्स है, वो नर्वस सिस्टम से आता है। अब जिसका हार्ट नर्वस सिस्टम पे डिपेंड है उसको बोलते हैं न्यूरोजेनिक, जिसका हार्ट नर्वस सिस्टम से इंडिपेंडेंट है और अपना अपना काम करता है उसको बोलते हैं मायोजेनिक, जैसे हमारा है। और कुछ एनिमल्स के हार्ट होते हैं न्यूरोमायोजेनिक। न्यूरोमायोजेनिक का मतलब होता है कि धक्का स्टार्ट, जैसे गाड़ी चालू नहीं तो आप धक्का मारते हो, तो अगर उसका हार्ट स्टार्ट नहीं हो रहा तो नर्वस सिस्टम कुछ इंपल्स भेज देता है कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करने के लिए। एक बार गाड़ी शुरू होगी तो फिर वो अपना अपना करते रहता है, उसको नर्वस सिस्टम की गरज नहीं पड़ती। तो न्यूरोमायोजेनिक, शुरू नर्वस सिस्टम करके देंगे, बाद में वो खुद का खुद कर लेगा। मायोजेनिक मीन्स खुद का खुद, नर्वस सिस्टम पे डिपेंड ही नहीं। और न्यूरोजेनिक मीन्स पूरा नर्वस सिस्टम। अब कुछ बुक्स में कॉन्ट्रोवर्सी ऐसी कि कुछ बुक्स में हार्ट ऑफ कॉकरोच इज मायोजेनिक, कुछ बुक्स में न्यूरोमायोजेनिक और कुछ में न्यूरोजेनिक। सर व्हाट अबाउट द एनसीईआरटी? कुछ नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो मतलब यू आर फ्री टू टेक एनीथिंग। तो मेरे हिसाब से, मेरे नॉलेज के हिसाब से आप कॉकरोच के हार्ट को न्यूरोजेनिक लीजिए। नीट में तो वैसे शायद ही आएगा क्योंकि एनसीईआरटी मेंशन नहीं है, बट स्टिल नॉलेज के लिए रहने दीजिए बेटा। तो यहां पर मैंने अब सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत अच्छे से खत्म किया बेटा, इतना डिटेल में कि आपको कोई भी बुक उठा के देखने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। हीमोलिम्फ, हार्ट, एलरी मसल्स एंड द मैकेनिज्म, एवरीथिंग इज कवर्ड। अब इसी वीडियो को आप बार बार देखिए, अच्छे से देखिए। चलिए बेटा, बहुत जल्द मिलेंगे, बहुत जल्द मुलाकात होंगी अनदर वर्जन ऑफ कॉकरोच विद द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ कॉकरोच बेटा, और अगले आर्टिकल्स पे मिलेंगे। तब तक के लिए खुद का ध्यान रखिए, सेहत का ध्यान रखिए बेटा। चलिए, थैंक यू सो मच।